नमस्कार, आप देख रहे हैं द फेडरल देश। मैं हूं मनीष कुमार। 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। मोदी सरकार की मंशा है महिला आरक्षण, जो कि नारी शक्ति अधिनियम है, उसमें संशोधन लेकर आ रही है सरकार। लेकिन इसके जरिए डिलिमिटेशन, परिसीमन भी लेकर आ रही है लोकसभा और विधानसभा की सीटों को बढ़ाने के लिए। और इन सब को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ द फेडरल के पॉलिटिकल एडिटर पुनीत निकोलस यादव जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। और सबसे पहला मेरा सवाल सर कि जब से ये चर्चा शुरू हुई परिसीमन को लेकर, डिलिमिटेशन को लेकर, सरकार के नियत पर क्यों विपक्ष संदेह कर रहा है? देखिए, एक अविश्वास सरकार और विपक्ष के बीच तो पिछले 10-12 सालों से रहा है, और वो हर साल, हर सत्र में, हर बड़ी राजनीतिक घटना के बाद वो गहराता ही है। उस खाई को भरने की कोशिश, जिम्मेदारी वैसे सत्ता पक्ष की है, पर दोनों ही तरफ से हुई नहीं है। और जब आप कोई इतनी बड़ी एक पॉलिसी के लेवल पे, राजनीति के लेवल पे, चुनाव के लेवल पे ये कितनी बड़ी आप पहल करते हैं, परिसीमन जिसमें इन्वॉल्व हो, और जिससे पूरा जो एक मैप है, पॉलिटिकल मैप जो आपके स्टेट्स का, लोकसभा का, वो पूरी तरह से बदल जाए, उसमें सरकार की तरफ से कोई चर्चा नहीं हुई। कोई फॉर्मल, जो ऑपोजिशन की तरफ से बार बार मांग उठाई गई, 3 बार मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा के नेता विपक्ष की तरफ से 3 बार चिट्ठी लिखी गई कि आप 29 अप्रैल के बाद एक बैठक बुलाइए, सभी पार्टीज़ की एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए, वहाँ अपने प्रपोजल्स, आप क्या अमेंडमेंट्स लाना चाहते हैं उनको साझा कीजिए, उस पर विपक्ष की राय लीजिए, फिर आप जो भी करना चाहते हैं एक बातचीत के ज़रिए, एक कंसेंसस बना करके आप ले आइए कानून। वो भी तीनों चिट्ठियों के जवाब में बेसिकली यही था कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे। तो जब आप विपक्ष की किसी भी बात को नहीं मानने को तैयार हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस पर एक संदेह पैदा होता है। दूसरी चीज़ जो कल के बाद और ज़्यादा उभर करके आई है, वो ये कि पिछले 3 हफ्ते से इनफॉर्मली कुछ विपक्ष के नेताओं से सरकार की तरफ से पहल से बातचीत हो रही थी कि क्या रूपरेखा रहेगी इन कानूनों की। अब कल, क्योंकि ये जो तीनों कानून हैं उनका जो ढांचा है, उसका जो टेक्स्ट है, वो कल साझा किया गया, उसके पहले नहीं किया गया था। तो जब कल वो सामने आया कि ये होंगे 3 कानून, तो वो जितनी बातें सरकार की तरफ से, जितने अश्योरेंसेस और सारी बातें विपक्ष को दी गई थी इनफॉर्मल डिस्कशंस में पिछले 3 हफ्तों से, उनका कोई जिक्र ही नहीं है। तो एक चीज़ जो आपने भी सुनी होगी, हम लोगों ने उस पर चर्चा भी करी, कि एक प्रपोजल जो बार बार आया था, चर्चा में था, कि हर राज्य की जो मौजूदा सीट्स हैं लोकसभा में, उनमें 50% बढ़ा दिया जाएगा, बढ़ोतरी कर दी जाएगी। तो हर राज्य की एक ही बराबर 50% बढ़ोतरी होगी। वो इस कानून में कहीं लिखा नहीं है, पर चर्चा में था। पिछले 3 हफ्ते से विपक्ष के नेता कह रहे थे, अलग अलग विपक्षी दलों के नेता कह रहे थे कि अमित शाह ने उनसे कहा है। सरकार की तरफ से उसको कभी ये नहीं कहा गया कि हमने ये प्रपोजल नहीं दिया है। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बल्कि उसको एक तरह से एंडोर्स किया गया कि हाँ, ये प्रपोजल सरकार दे रही है। फिर बातचीत, अभी तक, कल तक ये बातचीत थी, कल सुबह तक, कि 543 जो अभी लोकसभा की स्ट्रेंथ है, वो बढ़ा करके 816 की जाएगी। अब पता चल रहा है कि 850 की जाएगी। तो जितनी बातें कही जा रही थी सरकार द्वारा, वो बातें कानून में है नहीं। तो अब जाहिर है कि इस पर फिर विपक्ष सवाल उठाएगा कि भाई, आप हमसे कुछ और कहते हैं, फिर आप करते कुछ और हैं, कानून में कुछ और लिखा होता है, हम जो हमारी जो मांगे हैं बैठक बुलाने की, वो भी आप नहीं स्वीकारते, तो फिर हम कैसे आपकी किसी भी नियत पर या आपकी बातों पर विश्वास करें। सरकार कह रही है कि हमने अपर कैप
तय किया है, लेकिन डिलिमिटेशन जो कमीशन होगा वो तय करेगा कि किस प्रोपोर्शनेट में सीटें जो हैं उसकी बढ़ोतरी होगी। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, ये एक बहुत, मैं कहूँगा और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूँगा कि ये बहुत ही एक खतरनाक प्रावधान है, क्योंकि ये जो जो आपका संवैधानिक ढांचा था अभी तक परिसीमन का, उसे उसके बिल्कुल बरक्स है। अभी तक संवैधानिक ढांचे में जो प्रावधान जो थे, संवैधानिक प्रावधान जो थे परिसीमन को लेकर के, वो ये रहे कि, और 1971 तक लागू भी हुए, कि हर नए सेंसस के बाद, हर डेकेडल सेंसस के बाद जो है परिसीमन किया जाएगा। 1975-76 में जब 42nd अमेंडमेंट इंदिरा गांधी लेके आई और वो पारित हुआ, तो उन 47 अमेंडमेंट में बहुत सारी चीज़ें थी। उसमें एक चीज़ ये भी थी कि सन 2000 तक इन किसी भी तरह के परिसीमन पर एक फ्रीज लगाया जाएगा। तो 2000 तक मतलब 25 साल कोई परिसीमन की प्रक्रिया नहीं होगी। लेकिन उसमें भी ये प्रावधान था कि अगली सन 2000 के बाद जो भी वो होगी सेंसस, जो भी परिसीमन होगा वो नए सेंसस के बाद होगा। तो क्योंकि हर 10 साल में होता है, 2000 में फ्रीज खत्म होगा, 2001 में नई सेंसस होगी, तो उसकी जो 1976 के अमेंडमेंट का जो बेसिस था वो ये था कि 2000 तक फ्रीज लगाइए, 2001 में नई सेंसस हो जाएगी, उसके बाद 2002 में आप परिसीमन कर लीजिए। ये एक अंडरस्टैंडिंग रही होगी। फिर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के वक्त सन 2001 में 84th अमेंडमेंट लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें यह कहा गया कि ये जो फ्रीज था 1976 से 2000 तक, ये अब 2026 तक रहेगा। अच्छा। तो परिसीमन जो है वो 2026 तक नहीं होगा। सिर्फ उसमें एक जो चेंज किया गया वो ये था कि दो तरह के परिसीमन है, या तो सीटों का जो प्रोपोर्शन है लोकसभा में और असेंबलीज में वो बढ़ाया या कम किया जाए, या फिर सिर्फ मुख्यतः सीटों का जो ढांचा है, जो उनका कैरेक्टर है, वो भौगोलिक रूप है, वो चेंज किया जाए। कुछ एरियाज जोड़े जाएं, कुछ घटाए जाएं, लेकिन टोटल सीट्स उतनी ही रहेंगी। तो वो एक उसमें संशोधन किया गया कि जो ज्योग्राफिक एरियाज वो आप चेंज कर सकते हैं बिना सीटों की संख्या चेंज किए। लेकिन इन दोनों संशोधनों में ये चीज फिर भी कायम रखी गई कि जब भी ये होगा तो नए सेंसस के आधार पे होगा। अब आप देखिए कि जो संशोधन सरकार लाना चाह रही है, कल लेके आएगी लोकसभा में, उसमें पहली चीज तो ये कही गई है कि अब सरकार चुनेगी कि कौन से सेंसस के आधार पे करना है। उसमें यह भी नहीं लिखा है कि 2011, क्योंकि अभी तक हम ये सुन रहे थे कि 2011 के सेंसस के बेसिस पे होगा। तो जो मुख्य एक्ट है उसमें तो 2011 भी नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में 2011 लिखा हुआ है, मेन एक्ट में 2011 लिखा भी नहीं है। तो थियोरेटिकली सरकार 1981 या 1991 के सेंसस पे भी कर सकती है, या 2027 के जो नया जो सेंसस होने वाला है उसके आधार पे भी कर सकती है, पर यह सरकार चुनेगी। तो सरकार इतना छिपाना क्यों चाहती है बातों को? भाई वही विपक्ष है, उन्हीं के बीच में जाके संसद में चर्चा होना है, तो ये लुका छिपी का खेल क्यों चल रहा है? ये एक देखिए, एक पिछले कई सालों से आप देख रहे होंगे कि जो लेजिस्लेटिव एजेंडा है सरकार का, जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, उसको एक एम्बुश टेक्निक के साथ सरकार सामने लेके आती है कि आप विपक्ष को बताते नहीं हैं कि आप क्या कानून लेके आने वाले हैं। ये आपने जब धारा 370 हटाई गई तब भी देखा। उसके बाद जिस तरीके से अभी 2 सेशन पहले अभी सीएपीएफ हुआ, एफसीआरए का कानून हुआ, 2 सत्र पहले एक कानून लेके आए थे कि जो
MLAs MPs हैं उनके ऊपर अगर कोई केस दर्ज हो जाता है, फौजदारी का कोई मुकदमा दायर हो जाता है, तो वो मुकदमा दायर होने के बाद ही 30 दिन के अंदर अंदर उनको अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी। इसका भी इंतजार नहीं करना होगा कि उनको वाकई कोर्ट से उन्हें क्या सजा हुई है या नहीं। सिर्फ इल्जाम लगने पर 30 दिन के अंदर आपको खाली करना पड़ेगा। ये भी बिना किसी डिस्कशन के एकदम से लेके आ गए थे, और अब ये 3 कानून हैं। जबकि बजट सत्र जो है वो संसद का सबसे बड़ा सत्र होता है, बहुत वक्त होता है इसके लिए। इसमें आपके पास ये 31 जनवरी को शुरू हुआ था, ठीक। 31 जनवरी से फर्स्ट हाफ में आप शेयर कर लेते, विपक्ष के साथ साझा कर लेते कि भाई हम ये लेके आने वाले हैं, क्योंकि बजट सत्र में बीच में एक रिसेस होता है, तो रिसेस में विपक्ष अपनी राय जो है वो सरकार के साथ साझा कर ले, और जब रिसेस के बाद सत्र बैठेगा तब हम इसको पास कराने की कोशिश करेंगे। ये एक तरीका हो सकता था अगर आप एक पारदर्शिता के साथ कानून बनाना चाहते थे, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेके करना चाहते थे, पर आपने वो नहीं किया। सेकेंड हाफ पोस्ट रिसेस सेशन में एक बात कहीं से उड़ी कि इस तरह का कुछ होने वाला है। फिर एक जो होता है हमेशा, एक उस पर हड़बड़ी मची, विपक्ष की तरफ से बयानबाजी हुई, सत्ता पक्ष की तरफ से बयानबाजी हुई, और कई तरह की अफवाहें उड़ी कि भाई किस तरह से किया जाएगा। और अब पता चल रहा है कि आप 3 दिन का एक्सटेंड करके सेशन लेके आ रहे हैं, और जो बातें कही गई थी वो कोई भी उस कानून में है ही नहीं, उसके बिल्कुल ही बरक्स कोई और प्रावधान आप लेके आ रहे हैं। और अब आप सेंसस, सरकार चुनेगी कि किस सेंसस के आधार पे होगा। और डिलिमिटेशन कमीशन, जो पहले संवैधानिक जो फ्रेमवर्क था उसमें ये था कि डिलिमिटेशन कमीशन जब भी बैठता है तो एक तो नई सेंसस के आधार पे परिसीमन करता है, और दूसरा जब वो अपना एक ढांचा तैयार कर लेता है कि भाई ये रूपरेखा होगी परिसीमन की, इस तरह इतनी सीटें बढ़ेंगी या ये सीटों में ये चेंजेस लाए जाएंगे, वो रिपोर्ट फिर संसद में पेश की जाती है, उस पर बहस होती है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पारित कराया जाता है। अब जो कानून ला रहे हैं उसमें वो प्रावधान भी खत्म कर दिया गया है। मतलब अब इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की गुंजाइश नहीं है। एक ऑर्डिनरी बिल लाएंगे कि भाई डिलिमिटेशन कमीशन की ये रिपोर्ट है, और सिंपल मेजॉरिटी से आप उसको पास करा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, अपने आप में कहने के लिए शायद छोटी बात होगी, पर इसके मायने बहुत बड़े हैं, क्योंकि जब आप संवैधानिक संशोधन लाते हैं तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। जितना बड़ा कंसेंसस आप कर सकें उतना बड़ा कंसेंसस उसमें होना चाहिए, सबकी साझेदारी होनी चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी तो सिर्फ सरकार अपने बलबूते पे करवा सकती है। तो फिर आप क्यों एक ये ढकोसला है संवैधानिक संशोधन और ये संवैधानिक जो फ्रेमवर्क है उसको हम मान के चल रहे हैं उस बात का, तो ये इसके बहुत दूरगामी प्रभाव होंगे। और इसलिए विपक्ष की तरफ से आप देख रहे हैं किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। तो प्रतिक्रिया मैं देख रहा था तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का, वो कह रहे हैं कल तो बहुत मेगा एक वहाँ प्रोटेस्ट उन्होंने कॉल किया हुआ है। वो सभी दक्षिण राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख रहे हैं, वहाँ के नेताओं को पत्र लिख रहे हैं लामबंद होने के लिए। लेकिन इसी एनडीए सरकार में मोदी सरकार की सहयोगी टीडीपी का क्या रुख है, जनसेना का क्या रुख है, जेडीएस का क्या रुख है, इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं दर्शकों को? देखिए, एक अब इसे आप मजबूरी कह लीजिए या राजनीतिक लाभ की दृष्टि से अगर कोई कुछ कर रहा है या दबाव की दृष्टि से कर रहा है, ये पार्टीज खुद ही बता सकती हैं। पर पिछले 2 सालों में जब से ये सरकार बीजेपी के बिना बहुमत आए एनडीए की सरकार बनी है, क्योंकि पिछली 2 सरकारें जो थी नरेंद्र मोदी की, उनमें पूर्ण बहुमत की सरकारें थी जिसमें बीजेपी का अपना ही बहुमत था। बिल्कुल। इस सरकार में वो स्थिति नहीं है। इस सरकार में बीजेपी बहुमत से कम है। तो एक ये आशा थी लोगों में कि जो इनके घटक दल हैं एनडीए के, वो कम से कम एक दबाव भाजपा के ऊपर बना पाएंगे कि इस तरह से ये एक्सपेरिमेंटेशन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ना किया जाए, इस तरह एक कन्फ्रंटेशन की राजनीति विपक्ष के साथ ना की जाए।
लेकिन आपने पिछले 2 सालों में जिस तरह से संसद चली है, जिस तरह से कानून पारित कराए गए हैं, जिस तरह से कई निर्णय हुए हैं, उसमें आपने देखा होगा कि वो जो भी लोग ये सोच रहे थे कि एक चेक्स एंड बैलेंस की स्थिति बनेगी नीतीश नायडू के जरिए, नीतीश नायडू के जरिए, उन्हें निराशा ही मिली है। क्योंकि जितने इस तरह के कंट्रोवर्शियल डिसीजंस आए, वक्फ का कानून आया, बाकी और कानून आए, उन सब में इन पार्टीज ने एक तरह से सरेंडर कर दिया बीजेपी के सामने, अब उसके कारण जो भी रहे हों। तो मुझे नहीं लगता कि इस कानून में भी, इन तीनों कानूनों में भी उनका रवैया कोई अलग होने वाला है। चंद्रबाबू नायडू वैसे भी सबको चिट्ठी लिख चुके हैं, सारे मुख्यमंत्रियों को और विपक्षी दलों के नेताओं को, कि महिला आरक्षण लागू करने के लिए ये बहुत ज़रूरी संशोधन है, तो आप समर्थन करें। अब और विपक्ष का कहना यह है कि ये बात महिला आरक्षण की है ही नहीं, क्योंकि महिला आरक्षण तो संविधान में ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया गया है, 2023 से है, 30 महीने से यही सरकार सो रही थी जो नहीं कर पाए। तो इसमें हमारा महिला आरक्षण को समर्थन देना या ना देना तो मुद्दा ही नहीं है, हमारे समर्थन से ही वो पारित हुआ है, यूनानिमसली पास हुआ था, आपको याद होगा। मुद्दा है परिसीमन का, और जिस तरह से परिसीमन की प्रक्रिया बनाई जा रही है वो मुद्दा है, और उसकी मुखालफत विपक्ष कर रहा है। तो उस पर जो घटक दल हैं एनडीए के, उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। अब बैक चैनल डिस्कशंस में अगर उन्होंने सरकार से कोई अश्योरेंस मांगी हो और सरकार ने क्या वो अश्योरेंस उनको दी है, सरकार के मायने भाजपा ने उनको क्या कोई अश्योरेंस दी है, ये अभी इस तरह की कोई बात तो सामने आई नहीं है। क्योंकि मैं देख रहा था, अब जबकि 543 लोकसभा की सीटें हैं, इतनी सारे राज्यों की विधानसभा की सीटें हैं, जब 850 अगर लोकसभा के अगर सांसद हो जाएंगे, विधानसभाओं में विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी, तो जो कार्यपालिका का जो खर्च है, जो मैं देख रहा था कि एक सांसद पे सालाना 2 से 5 करोड़ रुपए के खर्च आते हैं, उसके पूरे सैलरी अलाउंसेस सब कुछ मिला के, ये खर्च कैसे वहन होगा, जबकि ये देश किस तरीके के त्रासदी से, गल्फ की क्राइसिस, तमाम तरह के क्राइसिस से जूझ रहा, इस तरीके का एक्सपेंडिचर क्या ये देश एफर्ट कर सकता है कि कार्यपालिका में? और जबकि आपको ध्यान होगा कि 2022 में केवल 68 दिन पार्लियामेंट चला, 2023 में केवल 65 दिन संसद चला, और तमाम जो संसद 2024 में 55 दिन चला, और संसद चलता भी है तो 3 घंटे 4 घंटे वो भी नहीं चलता, इतने एब्रप्शन, प्रश्नकाल नहीं होता, शून्यकाल नहीं होता। तो ये सांसद विधायकों की भीड़ जुटा के होगा क्या? ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मनीष जी, क्योंकि इसमें आप देखिए कि 1950 के दशक से अगर आप देखना शुरू करें तो 135 दिन एवरेज साल में संसद काम किया करती थी। 135 दिन से आप 55 दिन पे आ गए हैं। तो एक तो वैसे ही जो संसद का जो आउटपुट है बहस में, कानून बनाने में, एक आम लोगों की मुद्दों पे चर्चा करने में, वो तो काम हो नहीं रहा। 365 में 55 दिन आप बैठ के बात कर रहे हैं, तो वो अपने आप में एक सवाल है कि भाई 55 दिन में कौन से देश के मुद्दे आप डिस्कस कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें उन्हीं 55 दिनों में आपको कानून भी बनाने हैं, उन्हीं 55 दिनों में आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुद्दे भी उठाने हैं, उन्हीं 55 दिनों में आपको देश के मुद्दे और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो उन पे भी चर्चा करानी है। तो कहाँ वक्त है, तो उसका आउटपुट क्या आ रहा है। दूसरा, जैसा कि आपने कहा कि जो संसद सदस्य हैं उनके वेतन के साथ जो उनको सुविधाएं मिलती हैं उन पे एक बहुत बड़ा खर्चा होता है। उसके साथ में फिर एमपी लैड के फंड्स होते हैं, वो भी सरकार को ही देने होते हैं। वो कई, तो वो 25 करोड़ साल के आपको वो देने हैं, वो एक अपने आप में एलोकेशन है, वो भी सरकारी खर्चे से ही जा रहा है। वो ऐसा तो है नहीं कि संसद अपनी जेब से लगा रहे हैं, तो सरकार की जेब से जा रहा है, मतलब हमारी जेब से जा रहा है, क्योंकि वो टैक्स का पैसा है जो वहां जाता है। तो और इकोनॉमिक सिचुएशन आप जो है, अभी जो परिस्थितियां हैं जहां आप की सरकार बार बार नौकरियों के मुद्दे पे विफल हो रही है, बाकी
चाहे जो ईंधन के दाम हैं, बाकी और चीज़ों के खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनके दाम हैं, उनको काबू करने में आप विफल हो रहे हैं। तो वो सब ना करके आप खर्चा किस पे कर रहे हैं? सांसदों पे करेंगे, जो संसद में जाके शायद बोल भी ना पाए। क्योंकि मेरी परसों कई विपक्ष के 2-3 सांसदों से मेरी बात हुई और उनका सबका एक ये कहना था कि साहब अभी तो 543 की लोकसभा है, उसमें मतलब 540-43 सदस्यों की संसद में किसी भी सत्र में आप ले लें तो मुश्किल से 200 ऐसे सदस्य होंगे या 150 ऐसे सदस्य होंगे जिनको बोलने का मौका मिलता है, और उसमें भी उन्हें मतलब गिड़गिड़ाना पड़ता है, चाहे लोकसभा के अध्यक्ष हों या राज्यसभा के जो 240-45 सदस्य हैं उन्हें राज्यसभा के सबको निशिकांत दुबे, राघव चड्डा जैसा प्रिविलेज नहीं मिलता। उन्हें गिड़गिड़ाना पड़ता है कि साहब 30 सेकंड और दे दीजिए, 1 मिनट और दे दीजिए, पार्टी ने हमको खड़ा किया है, पार्टी के टाइम में से हमें 1 मिनट और दे दीजिए। तो 540 लोकसभा में, 543 लोकसभा में, 240-45 राज्यसभा में, उन्हें तो मौका मिल नहीं रहा जनता के मुद्दे उठाने का, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुद्दे उठाने का। उल्टा साथ साथ डिसरप्शंस जो होते हैं उसमें जो थोड़ा बहुत 55 तो दिन आप गिन रहे हैं, उन 55 दिन में संसद चली कितनी है वो भी तो आपको देखना है। तो वहाँ डिसरप्शंस हो रहे हैं, सदन नहीं चल रहा है, एडजर्नमेंट हो रहा है। इन सब के बीच अब आप 850 का अपर कैप है, तो अब ये कैपिंग है, मतलब 850 तक संख्या हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि 850 होगी, क्योंकि अभी भी जैसे कानून में संविधान में व्यवस्था है 550 सदस्यों की लोकसभा पर 543 है। तो अब 850 होंगे या 840 होंगे या 800 होंगे, 700 होंगे, 750 होंगे, ये भी इस पे सरकार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, डिलिमिटेशन कमीशन पे छोड़ दिया है कि वो तय करे। तो जितने भी होंगे ये तो तय है कि अभी की संख्या से ज़्यादा ही होंगे। तो जब अभी वाले ही नहीं बात कर पा रहे तो जो बढ़ी हुई संख्या है उन्हें क्या मौका मिलेगा? और ये सारी चीज़ें करने के लिए आप इतनी बड़ी एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, संविधान में भी संशोधन कर रहे हैं, डिलिमिटेशन पे अपना एक खर्चा भी होता है क्योंकि वो एक अलग प्रक्रिया है, उस पर आप खर्चा करेंगे, फिर जो नए संसद चुन के आएंगे उन पे अलग व्यय होगा। जो आपका चुनाव की प्रक्रिया है वो वैसे ही क्या कोई कम महंगी है आज की तारीख में? वो उसमें आप देखिएगा कि कितनी वृद्धि हो जाएगी चुनावी खर्च में। इतने लोकसभा सीट पे चुनाव, हाँ, इतने विधानसभा पे चुनाव कराने। बिल्कुल, आप आज की तारीख में चुनाव आयोग द्वारा सेट की हुई लिमिट जो भी हो, ये हम सब जानते हैं, चुनाव आयोग भी जानता है कि उस लिमिट से ज्यादा ही खर्चा होता है हर कैंडिडेट का चुनाव लड़ने में। तो जब आप सीटें इतनी बढ़ा देंगे, हर राज्य में लगभग मतलब हर राज्य की कैप 500 कर दी है, तो 500 तक ले जाया जा सकता है, और पार्लियामेंट की आपने 850 कर दी है लोकसभा की, तो जितनी भी होंगी बढ़ोतरी तो होनी ही है, ये तो तय है। तो चुनाव उतनी सीटों पे होगा, खर्चा कितना उस पे होगा, चुनाव आयोग को कितनी मशक्कत उसको करनी पड़ेगी। आप पिछला लोकसभा आपने चुनाव देखा 2024 का 70 दिन तक चला था, 540 सीटों पे लोकसभा कराने के लिए 70 दिन तक चुनाव की प्रक्रिया चली थी। 850 के लिए तो आप कितना 6 महीने खींच देंगे, और ये ऐसे वक्त पे जब आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। 543 में कराने के लिए आपको 2 महीने से ज्यादा वक्त लग गया था चुनाव आयोग, तो 850 कराने में कितना वक्त लगेगा, वो भी एक सवाल उठता है। तो ये बहुत और इसलिए मैंने कहा पहले भी और कि ये सीरियस मुद्दे हैं, इन्हें इस तरह एम्बुश पॉलिटिक्स करके कि हम विपक्ष को बिल्कुल सरप्राइज करके और स्टन करके 3 दिन में पारित करा लेंगे, इसके बहुत दूरगामी प्रभाव होते हैं। वो सरकार सोच नहीं रही है या सोचना नहीं चाहती, लेकिन देश के लिए, देश की राजनीति के लिए, संविधान के लिहाज से, संसद की प्रक्रियाओं के लिहाज से ये ठीक नहीं है।
ये ठीक नहीं है। तो जैसा पुनीत निकोलस यादव जी बता रहे हैं, जिस तरीके से सरकार डिलिमिटेशन परिसीमन करना चाहती है, आपको ये भी ध्यान होगा कि जब देश में कोरोना की महामारी आई हुई थी तब नए संसद का निर्माण हुआ, जबकि महामारी के दौर से देश गुजर रहा था। और अब जबकि वैश्विक संकट हमारे सामने मंडरा रहा है, तो उस समय सरकार जो है इतना बड़ा खजाने पे बोझ डालने की तैयारी कर रही है, लोकसभा माननीयों की संख्या बढ़ाकर। तो ये एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये वाजिब समय है और ये क्या उचित समय है, और क्या भारतीय जो संसाधन है क्या ये भार उठाने की क्षमता रखता है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चर्चा में जुड़े। और क्योंकि 16 तारीख से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है, तो हमारी पूरी नज़र बनी रहेगी किस तरीके से सरकार पर अपना बात मनवाने में विपक्ष कामयाब होता है, या सरकार किस तरीके से, जैसा पुनीत जी ने बताया कि एम्बुश करके जो है उन तमाम विधेयकों को वो पारित कराती है। तो इन तमाम बातों पर हमारी नज़र रहेगी। हमारे इसी तरीके से वीडियो आप देखते रहिए। कोई सुझाव है तो हम तक ज़रूर पहुँचाइए। और अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।